हेलो प्यारे बच्चों। तो मैं आपका वसीम सर आपके लिए लाया हूं आज शॉर्ट सीरीज का जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज वेव्स। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे कि ये वेव्स क्या होता है और इसमें वो वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ जेके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेव्स। तो ये रहा बेटा टॉपिक नंबर 1 जो वेव्स का है, इस पे हम डिस्कस करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा बेटा इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ वेव, वेव की डेफिनेशन क्या है और व्हाट आर टाइप्स ऑफ वेव्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेव्स। दो चीजें बेटा डिस्कस करनी है। एक चीज डिस्कस करना है कि ये वेव है क्या वेव, और वेव की टाइप्स क्या है बेटा। ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, वेव और वेव की टाइप्स क्या है। होए होए, चलो बेटा ये वेव जो है क्या है वेव बेटा, क्या होती है ये वेव। वेव बोलोगे सर ये वेव है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कैरियर ऑफ एनर्जी है। वेव क्या कैरी करती है बेटा, इट इज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। अरे सर ये क्या होता है, कैरियर ऑफ एनर्जी आपने वर्ड यूज किया, ये कैरियर ऑफ एनर्जी वर्ड क्या होता है। होए होए, चलो बेटा आप ये मानो ये एक वाटर सरफेस मैंने बनाई। कौन सी सरफेस बनाई बेटा, वाटर सरफेस बनाई। हाँ सर वाटर सरफेस बनाई, इससे क्या होगा सर, मैंने बेटा यहां पे सेंटर पे एक स्टोन ड्रॉप किया, स्टोन ड्रॉप किया। हाँ सर स्टोन ड्रॉप करने से क्या होता है, आप सर यहां पे इस तरह से वेव्स ट्रेवल करती है, वेव्स हर डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। हाँ सर वेव ट्रेवल करती है। अगर बेटा यहां पे सर कहां पे, यहां पे हम एक छोटा सा ब्लॉक रखेंगे, यहां पे हमने एक ब्लॉक रखा तो आपने देखा होगा बेटा ये जो ब्लॉक है ब्लॉक ऑसिलेट होता है, अप एंड डाउन ऑसिलेट होता है। हाँ सर हमने तो यही देखा है। अगर हम किसी ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं, बॉल चली जाती है, पत्थर मारते हैं, चुर्र चुर्र पत्थर मारते हैं और हम देखते हैं कि बॉल जो होती है ये ऑसिलेट करती है। हाँ सर बिल्कुल ऑसिलेट करती है। अरे अगर आपने स्टोन यहां पे ड्रॉप किया, स्टोन तो आपने यहां पे ड्रॉप किया, हाँ सर स्टोन हमने यहां पे ड्रॉप किया, लेकिन ये क्यों ऑसिलेट होता है, क्योंकि वेव ट्रेवल हो रही है। इसका मतलब है यहां से यहां तक जो वेव ट्रेवल की, वेव ने ट्रांसफर की एनर्जी, इस एनर्जी की वजह से ये ऑसिलेट हुआ। इस वेव ने ट्रांसफर की मोशन, इसने ऑसिलेट किया। सो वेव जो है बेटा क्या है, ये कैरियर ऑफ एनर्जी। सो वेव जो है बेटा इट कैरीज, क्या कैरी करती है बेटा, वेव कैरी करती है एनर्जी। हाँ सर एनर्जी कैरी करती है, ये मोशन कैरी करती है, मोशन कैरी करती है। वेव एनर्जी कैरी करती है, वेव मोशन कैरी करती है, मोमेंटम कैरी करती है। लेकिन बेटा मैटर ट्रांसफर नहीं हुआ, यहां का मैटर यहां पे नहीं पहुंचा, मोशन ट्रांसफर हो गई, मोशन ट्रांसफर हो गई, मोशन ट्रांसफर हो गई, एनर्जी ट्रांसफर हो गई, लेकिन मैटर जो है, मैटर सर मैटर ट्रांसफर नहीं हुआ, ट्रांसफर नहीं हुआ, नहीं हुआ। सर ये आपने क्या लिखा, रोमन उर्दू, रोमन उर्दू। ठीक है बेटा इतना क्लियर है। सो अगर मैं आपको बोलूंगा बेटा जरा वेव डिफाइन करो, आप क्या बोलोगे, मैं आपको बोलूंगा डिफाइन वेव, आप बोलोगे सर वेव जो है ये डिस्टरबेंस है, ये डिस्टरबेंस है। हां सर ये डिस्टरबेंस है। ये डिस्टरबेंस क्या कैरी करती है, एनर्जी कैरीज एनर्जी। हां सर एनर्जी कैरी करती है, ये एनर्जी ये ट्रांसफर कैरी करती है मोशन, मोशन कैरी करती है, लेकिन बट
बट डज नॉट ट्रांसफर्स। क्या ट्रांसफर नहीं करती है बेटा? मैटर ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन मैटर ट्रांसफर नहीं होता। ये बेटा वेव है। इतना क्लियर है बेटा? चलो बेटा ठीक है, यहां से इतना क्लियर आया। चलो बेटा, अब बेटा वेव की हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेव्स। टाइप्स ऑफ वेव्स देखेंगे बेटा। टाइप्स ऑफ वेव्स, वेव्स की कौन कौन सी टाइप है? सर वेव के भी टाइप होते हैं? हां बेटा, वेव के भी टाइप है। नंबर 1 टाइप ऑफ वेव होता है बेटा, नंबर 1 टाइप ऑफ वेव, जो हम बोर्ड एग्जाम के हिसाब से क्लासिफिकेशन लगाएंगे, अदरवाइज ये थोड़ा ज्यादा लेंथी खींचेगा, ठीक है? तो टाइप ऑफ वेव नंबर 1 क्लासिफिकेशन बेटा देखेंगे, हम बोलेंगे बेटा मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल, जिनका दूसरा नाम है इलास्टिक वेव्स, या मैकेनिकल वेव या इलास्टिक वेव। दूसरा है बेटा ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और तीसरा जो बेटा है दैट इज मैटर वेव। हां सर, मैटर वेव, मैटर वेव। तो बेटा एक एक करके हम देखेंगे क्या होती है ये मैकेनिकल वेव, क्या है ईएम वेव, क्या है मैटर वेव। इन दो वेव्स का डिस्कशन यूजुअली 12th में पूरा होता है, यहां पे मुझे सिर्फ डेफिनेशन के साथ गर्ज है। सो नंबर 1 वेव जो है बेटा, कौन सी वेव है? नंबर 1 वेव दैट इज मैकेनिकल या इलास्टिक वेव। मैकेनिकल या इलास्टिक वेव। हां सर, मैकेनिकल वेव या इलास्टिक वेव। किसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव या इलास्टिक वेव? बेटा ये वो वाली वेव्स है, ये वो वाली वेव्स है जो सिर्फ और सिर्फ मीडियम में ट्रेवल करती है। ट्रेवल्स ओनली इन मीडियम। ये सिर्फ और सिर्फ मीडियम में ट्रेवल करती है बेटा, ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अब साउंड वेव की बात करो, साउंड वेव की बात, साउंड वेव जो है सिर्फ और सिर्फ मीडियम में ट्रेवल करती है। अगर हम इस कमरे में वैक्यूम जनरेट करें, सारा एयर जो है वो निकाले बाहर, वैक्यूम जनरेट करे, मैं कितना भी चिल्लाऊं आप नहीं सुन पाओगे। क्यों? क्योंकि साउंड वेव जो है इट इज मैकेनिकल वेव। सो विच वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स? अरे दोज वेव्स विच ट्रेवल ओनली इन मीडियम, जो सिर्फ और सिर्फ मीडियम में ट्रेवल करती है, उन वेव्स का नाम क्या है? मैकेनिकल वेव्स। ठीक है बेटा। अच्छा, मीडियम में ट्रेवल करने के लिए मीडियम की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? आप बोलोगे सर वेव अगर मीडियम में ट्रेवल करेगी, उस मीडियम में क्या खासियत है, उस मीडियम में क्या होना चाहिए ताकि ये वेव मीडियम में ट्रेवल करे? हाँ सर मीडियम में क्या होना चाहिए? नंबर 1 मीडियम की प्रॉपर्टी जो है बेटा, मीडियम जो है, मीडियम में नंबर 1 होना चाहिए बेटा, दैट इज इलास्टिसिटी। सर मीडियम में क्या होनी चाहिए? इलास्टिसिटी। मैं बोलूंगा बेटा क्यों होनी चाहिए इलास्टिसिटी? फॉर एग्जाम्पल आप देखो बेटा, ये पार्टिकल है, पार्टिकल के पास वेव पहुंची, पार्टिकल के पास वेव पहुंची। अच्छा, पार्टिकल को क्या करना है बेटा? अभी मैंने बोला वेव के पार्टिकल्स क्या करते हैं? ऑसिलेट। अब बोलोगे सर इस पार्टिकल को ऑसिलेट करना है, ये जाएगा मीन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, वो मैं इसके बाद बोलूंगा। ट्रांसवर्स किसको बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल किसको बोलते हैं? ठीक है बेटा। अच्छा,
ये पार्टिकल जो है इसने ऑसिलेट किया, ये गया फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, ऑसिलेट किया पार्टिकल ने। अगर पार्टिकल ने ऑसिलेट किया, अब पार्टिकल को वापस आना है फ्रॉम एक्सट्रीम से मीन पोजीशन तक, किसको वापस आना है? अरे कौन सी प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर्टी पार्टिकल को वापस लाएगी फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन? जो प्रॉपर्टी वापस लाएगी पार्टिकल को एक्सट्रीम से मीन पोजीशन तक, अरे उसी प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। इलास्टिसिटी का काम क्या? इलास्टिसिटी का काम क्या बेटा? यहां पे अगर मैं आप बोलूंगा इलास्टिसिटी होनी चाहिए मीडियम में, आप बोलोगे सर क्यों होनी चाहिए इलास्टिसिटी? ताकि पार्टिकल जो है वो वापस आए, कहां पे? मीन पोजीशन के पास वापस आए, सो दैट पार्टिकल comes back to mean position, ताकि पार्टिकल वापस आए। कहां पे वापस आए? मीन पोजीशन पे। कौन सी प्रॉपर्टी वापस लाएगी? इलास्टिसिटी। सो मीडियम के पास इलास्टिसिटी होना चाहिए, और नंबर 2 मीडियम के पास इनर्शिया भी होना चाहिए बेटा। अब बोलोगे सर चलो इलास्टिसिटी का तो कॉन्सेप्ट हमें समझ आया, इलास्टिसिटी इसलिए जरूरत है ताकि पार्टिकल जो है वापस आए एक्सट्रीम से लेकर मीन पोजीशन तक। एक्सट्रीम से लेकर मीन पोजीशन तक वापस आने के लिए इलास्टिसिटी की जरूरत है। हाँ सर बिल्कुल, लेकिन इनर्शिया क्यों होना चाहिए? अब बेटा देखो, पार्टिकल वापस आया एक्सट्रीम से मीन तक, ठीक। अब पार्टिकल को यहां पे रुकना नहीं है, पार्टिकल को यहां पे रुकना नहीं है, पार्टिकल को दूसरे साइड से जाना है, तभी तो ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगी। दूसरे साइड से जाने के लिए अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पे आया, इसको रुकना नहीं है, मोशन में है, मोशन में ही रहना चाहिए। उस प्रॉपर्टी का नाम इनर्शिया। इनर्शिया इसको दूसरे साइड से लेगा ताकि ये पार्टिकल पूरा ऑसिलेट करे। सो इनर्शिया क्यों होना चाहिए? सो दैट particle overshoots the mean position, ताकि पार्टिकल जो है मीन पोजीशन को ओवरशूट करे। और भी बाकी प्रॉपर्टी है, मिनिमम फ्रिक्शन होना चाहिए दो पार्टिकल्स के दरमियान ताकि वेव को प्रोपगेट करने में कोई डिफिकल्टी ना हो, वो भी आप लिख सकते हो, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये वेव थी, वेव की टाइप नंबर 1 मैकेनिकल या इलास्टिक वेव। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और अब दूसरी वेव थी बेटा, इसमें मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। दूसरी टाइप थी, कौन सी टाइप थी दूसरी टाइप ऑफ वेव? ये थी बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दूसरी टाइप थी। पहली टाइप थी मैकेनिकल या इलास्टिक वेव, दूसरी टाइप थी ईएम वेव। अरे कौन सी वेव ईएम वेव है? आप 12th में डिटेल में पढ़ोगे बेटा। आप देखो बेटा, यहां पे आप मानो यहां पे अर्थ है, ये अर्थ है बेटा, यहां पे सन है, सन से लेकर अर्थ तक तो सनलाइट आती है, आंसर आती है, लेकिन बीच में कोई मीडियम नहीं है, बाहर, अर्थ के बाहर, एटमॉस्फेयर के बाहर सारा वैक्यूम ही है। अरे फिर सनलाइट पहुंचती कैसे अर्थ? सनलाइट तो अर्थ तक आती है, कैसे आती है, क्यों आती है? अरे कैसे आती है? ये मीडियम के बगैर आती है, इसको मीडियम की जरूरत नहीं है क्योंकि ये है ईएम वेव। सो ईएम वेव कौन सी वेव है? ये वो वाली वेव्स है जो विच कैन ट्रेवल या विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम, विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम, ठीक है, फॉर प्रोपोगेशन। ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, कैन ट्रेवल इवन इन वैक्यूम। इसमें क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये आप 12th में डिटेल में देखोगे, ठीक है, इतना क्लियर है। चलो बेटा, ये दूसरी टाइप ऑफ वेव थी ईएम वेव। अब तीसरी टाइप ऑफ वेव है बेटा
जिसका नाम है मैटर वेव, जो मैंने यहां पे बोला, मैटर वेव। हाँ सर, मैटर वेव। कौन सी वेव है बेटा? ये तो केमिस्ट्री में आप ज्यादा डिटेल में अच्छे से समझते हो, 12th मॉडर्न फिजिक्स में भी देखोगे। मैटर वेव तो आपने पता है डिब्रोगली का कॉन्सेप्ट है। सो डिब्रोगली ने बोला जो भी यूनिवर्स में मैटर है, ठीक है, इस तरह से मैं समझाऊंगा, प्रिसाइज जाऊंगा, मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी मैटर है इसके साथ एक वेव होती है, हाँ वेव होती है अटैच। इसमें बेसिकली इसने ड्वेल नेचर का कॉन्सेप्ट बोला। मैटर के पास ड्वेल नेचर है, मैटर के पास वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है, और मैटर के साथ जो वेव होती है उसी वेव का नाम इसने रखा मैटर वेव नाम, या डिब्रोगली मैटर वेव। और इसकी इक्वेशन भी केमिस्ट्री में आपने देखी होगी, लैम्डा इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एम वी। सो मैटर वेव कौन सी वेव होती है? एसोसिएटेड विद पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के साथ जो वेव अटैच होती है उसी वेव का नाम मैटर वेव। बेटा क्लियर हुआ? सो हमने देखी वेव की डेफिनेशन, हाँ सर वेव की डेफिनेशन, और वेव की क्लासिफिकेशन नंबर 1 में हमने देखी 3 टाइप ऑफ वेव। कौन कौन सी वेव हमने देखी बेटा? मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव। दूसरी हमने देखी ईएम वेव, और तीसरी हमने देखी मैटर वेव, मैटर वेव। हां सर, इतना हमने देखा। अब मैकेनिकल वेव जो है बेटा, मैकेनिकल वेव इसके खुद के 2 टाइप्स है। सर कौन कौन सी? नंबर 1 यूजुअली हम इसी में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, और दूसरी है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये 2 वेव्स हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल वेव के हेडिंग में, ताकि आसानी हो जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैं लिखूंगा, आप डिस्कस करो, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है बेटा, डिस्कस करो ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। चलो बेटा, आप देखो बेटा, वेव में हम 2 टाइप ऑफ मोशंस डिस्कस करते हैं, एक वेव मोशन, दूसरी पार्टिकल मोशन। वेव में जो है, जब वेव चलती है पार्टिकल्स को क्या होता है? पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट करते हैं। अब हम देखेंगे बेटा किस डायरेक्शन में ऑसिलेट करेंगे। सर दिखाइए किस डायरेक्शन में ऑसिलेट करेंगे। आप देखो बेटा, ये मीडियम है, ये मीडियम के पार्टिकल्स है। मैं बनाऊंगा, थोड़ा दूर दूर बनाऊंगा आपको समझाने के लिए, अदरवाइज ये इंटरकनेक्टेड है। ये है बेटा, ये मैंने पार्टिकल्स बनाए, दूर दूर से पार्टिकल्स बनाए, ठीक है, ये मैंने पार्टिकल्स बनाए। हां सर, ये आपने पार्टिकल्स बनाए, मैं डिफरेंट टाइम में बनाऊंगा, तो इसकी जरूरत वैसे नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। चलो आप देखो बेटा, अगर मोशन जो है डिस्टर्बेंस जो है, एनर्जी इस डायरेक्शन में चल रही है, वेव जो है इस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, पार्टिकल नंबर 1 से पार्टिकल नंबर 2, पार्टिकल नंबर 2 से पार्टिकल नंबर 3, 3 से 4 एंड सो ऑन। इस तरह से वेव चल रही है, ये एनर्जी प्रोपोगेट इस डायरेक्शन में कर रही है, ठीक है। लेकिन ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, पार्टिकल इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, कुर्र, कुर्र, इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। सो अगर आप देखोगे बेटा, ये वेव मोशन, ये पार्टिकल मोशन, इन दोनों के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। इस वाली वेव का नाम क्या है बेटा? ट्रांसवर्स वेव। सो ट्रांसवर्स वेव कौन सी वेव है बेटा? ट्रांसवर्स वेव,
ट्रांसवर्स वेव वो वाली वेव है जिसमें पार्टिकल्स जो है बेटा, पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल्स ये ऑसलेट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. Particles oscillate perpendicular to direction of wave propagation. ठीक है. पार्टिकल मोशन और वेव मोशन के बीच में एंगल 90 डिग्री. पार्टिकल नंबर 1 इस तरह से ऑसिलेट, पार्टिकल नंबर 2 भी इसी तरह से ऑसिलेट, बराबर ऐसे ही. पार्टिकल नंबर 3 इसी तरह से ऑसिलेट, वन आफ्टर अनदर ऐसा होता है. पार्टिकल नंबर 1 करता है मोशन कैरी टू पार्टिकल नंबर 2, पार्टिकल नंबर 2 टू पार्टिकल नंबर 3. मैं मैकेनिज्म समझाता लेकिन अभी जरूरत नहीं है बेटा, ये बोर्ड एग्जाम की शॉर्ट टाइप पूछना. अदरवाइज मुझे डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट सेक्शंस बनाने थे, वन उसके बाद दूसरा, उसके बाद आपको समझ आता है कैसे चल रहा है. लेकिन मुझे जरूरत नहीं है, इतना बेसिक्स आपने सबने पढ़ा होता है, हम यहां पे रिवाइज करा रहे हैं आपको. ठीक है. सो पार्टिकल्स क्या करते हैं इसमें बेटा, ऑसिलेट करते हैं. किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपगेशन डायरेक्शन में. अगर हम किसी पार्टिकल ऑसिलेट, पार्टिकल और टू ऑसिलेट, सारे पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं बेटा, कुर्र 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 कुर्र. आप आए, फोटोग्राफ उठाया, आप आए, फोटोग्राफ आपने उठाया, अचानक से टाइम को किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपने फोटोग्राफ उठाया, फोटोग्राफ उठाया. जब आप फोटोग्राफ उठाओगे बेटा आपको कुछ ऐसा दिखेगा जो किताबों पे बनके होता है. इस तरह से आप बोलोगे सर ये क्या होता है फिर किताबों पे बनके. आप तो बोल रहे हो पार्टिकल नंबर 1 इस तरह से ऑसिलेट करेगा, पार्टिकल नंबर 2 भी बराबर इतना ही ऑसिलेट करेगा. अगर ये और ये बराबर ऑसिलेट कर रहे हैं, एक उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा बराबर, तो ये क्या होता है फिर, ये बेटा फोटोग्राफ होता है. किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपने क्लिक किया है फोटोग्राफ, वेव चल रही है, आपने स्क्रीनशॉट उठाया तो ये कुछ दिखेगा. तो ये है बेटा ट्रांसवर्स वेव. क्या इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल यहां पे इसको ऑसिलेट ही नहीं कर रहा है, नहीं 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 बेटा, इसको भी ऑसिलेट करना है. लेकिन जब आपने फोटोग्राफ उठाया है तब ये पार्टिकल बेचारा यहां पे है, तब ये पार्टिकल. क्या इस पार्टिकल को सिर्फ इतना ही ऑसिलेट करना है? नो सर, इसको इतना ऑसिलेट नहीं करना, इसको बराबर ऊपर तक जाना है. लेकिन फोटोग्राफ उठाने के टाइम ये यहां पे था, ये पार्टिकल तो पूरा उठा है, फिर ये वापस आना है. इसी तरह से ये, क्या इस पार्टिकल को उठना ही नहीं है? नो सर, उठना है, लेकिन पूरा ऊपर उठना है. फोटोग्राफ उठाने के टाइम ये यहां पे था. ये होता है बेटा फोटोग्राफ ऑफ ट्रांसवर्स वेव बनाया. ये जो है बेटा ये वाला पॉइंट मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अबव मीन पोजीशन है, इसका नाम, इस पॉइंट का नाम है क्रेस्ट. क्या नाम है बेटा? क्रेस्ट. यही पे बेसिक्स क्लियर करो. ये क्रेस्ट क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अबव मीन पोजीशन. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अबव मीन पोजीशन. अबो मीन. अच्छा, ये भी तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये बिलो मीन पोजीशन है. इस पॉइंट का नाम हम बोलेंगे ट्रफ. अगर मैं आपको बोलूंगा बेटा ट्रफ क्या है, आप क्या बोलोगे सर? इट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बिलो मीन पोजीशन, बिलो मीन पोजीशन. ठीक है बेटा. और एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक की जो डिस्टेंस है उसको हम, आपको ऑलरेडी पता है, वेव लेंथ लैम्डा बोलते हैं. या एक साइकिल की जो लेंथ है, होए होए, यहां से देखो बेटा वेव ने इस तरह से एक साइकिल का, ये तो दिखाई नहीं दे. सर आप क्या बना रही हो, हमें दिखाई नहीं दे रहा है. चलो यहां से रेड से बनो. देखो बेटा ये है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एक साइकिल कंप्लीट हुआ, एक साइकिल कंप्लीट हुआ. एक साइकिल में जो यहां से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट को भी हम बोल सकते हैं वेवलेंथ. बेटा इतना क्लियर है. सो नंबर 1 पॉइंट जो आप याद रखोगे, पार्टिकल जो है ऑसिलेट करते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. इसमें क्या होता है बेटा? क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स आर फॉर्मड. क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स आर फॉर्मड. होए होए, क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स आर फॉर्मड. मीडियम की डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है.
डेंसिटी ऑफ मीडियम डज नॉट चेंज, डेंसिटी ऑफ मीडियम डज नॉट चेंज। ये बेटा है, ये है बेटा ट्रांसवर्स वेव। आप आते हैं बेटा इसका जो दूसरा जो था, क्या था दूसरा? लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसी का लॉन्गिट्यूडनल वेव, हाँ सर, लॉन्गिट्यूडनल वेव। पॉइंट पे मैं आऊंगा बेटा। देखो बेटा, ओए होए होए होए, क्या होता है? ये बेटा पार्टिकल है मीडियम का। अच्छा, मैं इस तरह से बनाऊंगा, इस तरह से आपको समझ जाता है। ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, एंड सो ऑन। वेव को ट्रेवल करना है इसी डायरेक्शन में। इसको जाना है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड सो ऑन। वेव को इसी डायरेक्शन में प्रोपगेट होना है, और पार्टिकल जो है बेटा इस डायरेक्शन में इस तरह से ऑसिलेट हो रहा है, इस तरह से ऑसिलेट हो रहा है, इस तरह से, इसी तरह से अलोंग द डायरेक्शन। वेव भी इसी डायरेक्शन में, पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट, ऐसे ऐसे, ट्रांसवर्स में ऐसे ऑसिलेट, लॉन्गिट्यूडनल में ऐसे ऑसिलेट करता है। सो इसमें फिर यही मोशन इसको कैरी होगी, ये भी फिर ऐसे ही ऑसिलेट करेगा, ये भी ऐसे ही ऑसिलेट करेगा। सो इसमें क्या होता है बेटा? इसमें है सर, इसमें ऐसा होता है, जो पार्टिकल है, क्या है बेटा? पार्टिकल जो है ये ऑसिलेट करता है, ऑसिलेट करता है along the direction of propagation of wave, along the direction of wave propagation, along the direction of wave propagation। ठीक है बेटा। तो इसमें आपको पता ही है, इसमें कभी पार्टिकल जब नजदीक आएंगे इस तरह से सेक्शन बन जाएगा, पार्टिकल्स दूर भी जाएंगे, सेक्शन इस तरह से बनेगा। रफली बना रहा हूं, नजदीक आने के टाइम ऐसा सेक्शन, दूर जाने के टाइम ऐसा सेक्शन। ठीक है, इस सेक्शन का नाम कंप्रेशन, इस सेक्शन का नाम रेयरफेक्शन। अच्छा, वहां पे क्या फॉर्म होता था? क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स। यहां पे क्या फॉर्म होता है? कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस। हम लिखेंगे सर इसमें कंप्रेशंस, कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस आर फॉर्मल, कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस आर फॉर्मल। ठीक है। और कंप्रेशन के टाइम डेंसिटी ज्यादा होगी इस वाले सेक्शन की, इस वाले सेक्शन की डेंसिटी कम होगी। सो तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे, डेंसिटी है जो मीडियम की डेंसिटी जो है ये क्या होती है? चेंज। ट्रांसवर्स में डेंसिटी चेंज नहीं होती है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में चेंज होती है। साउंड वेव जो है बेटा, साउंड वेव जो है ये एग्जाम्पल है, किसकी एग्जाम्पल है? लॉन्गिट्यूडनल वेव की। बेटा इतना क्लियर हुआ? पहले हमने डिस्कस किया वेव, वेव के टाइप्स। इस बारी हमने डिस्कस किया दूसरा टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव में दो टाइप है, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। इतना बेटा समझ आया? हां सर समझ आया। चलो बेटा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अहम क्वेश्चन, बहुत अहम क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन होगा आपको प्लेन प्रोग्रेसिव वेव जो है उसकी इक्वेशन आपको डिराइव करनी है। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव जो है बेटा इसकी इक्वेशन जो है, इसकी इक्वेशन जो है वो आपने निकालनी है। ठीक है बेटा, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन आपने निकालनी है। अच्छा, किसको हम बोलते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव? अरे प्रोग्रेस हो रही है वो वाली वेव जो प्रोग्रेस हो जाएगी, जो एनर्जी ट्रांसफर करेगी। यूजुअली जो किताबों पे लिखा है वही मैं लिखाऊंगा, एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करेगी। ठीक है, जो और इसका जो एम्पलीट्यूड है बेटा, एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड हम मानेंगे ये कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड हम मानेंगे ये कांस्टेंट है।
तो इस वाली वेव को यूजुअली हम बोलते हैं क्या, प्रोग्रेस होना, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मोशन एनर्जी ट्रांसफर करेगी, उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव। प्लेन मीन्स एक्स वाई कोऑर्डिनेट यूज करना है, ठीक है बेटा। अब मसला है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की हमें इक्वेशन डिराइव करनी पड़ती है। बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। हां सर, इक्वेशन निकालनी है। अरे प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, जो वेव एनर्जी ट्रांसफर करेगी, जो वेव मोशन ट्रांसफर करेगी, ये ट्रांसवर्स भी हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है, वही तो चलती है। जो वेव प्रोग्रेस होती है, जो वेव प्रोग्रेस होती है, जो वेव प्रोग्रेस होती है, जो वेव ट्रेवल करती है किसी गिवन डायरेक्शन में, गिवन डायरेक्शन में, उस गिवन डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर करेगी। ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड जो है इसका कांस्टेंट हम मानेंगे, उसको हम बोलेंगे प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। अब देखना बेटा इसकी इक्वेशन क्या होए। सर बड़ा तो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम तो भी थोड़ा ब्यूटीफुल बनाइए सर, ताकि हमें अच्छे से इसको मजा आए करने में। उल्टा कोऑर्डिनेट, उल्टा कोऑर्डिनेट। चलो बेटा, ये रहा आपका वाई एक्सीस मैंने बनाया यहां से। चलो बेटा, यहां से हमने एक्स एक्सीस बनाया, ठीक है बेटा, ये एक्स वाई। तो आप बेटा देखो, यहां से मैं एक प्रोग्रेसिव वेव बनाऊंगा, जो वेव प्रोग्रेस हो रही है। चलो मैंने ट्रांसवर्स वेव का सेक्शन लिया, कोई इश्यू नहीं है बेटा, ये ट्रांसवर्स वेव है। आप बेटा कोई भी पॉइंट ले लो, यहां पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट P है बेटा, ये पॉइंट P है। ये पॉइंट P कितना दूर, ये पॉइंट P जो है ये x डिस्टेंस दूर, और इस पॉइंट P की डिस्प्लेसमेंट क्या है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे, y। मैंने पॉइंट P लिया, क्योंकि वेव के पार्टिकल्स आपको पता ही है ऑसिलेट करते हैं, वेव के पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं। हाँ सर, ऑसिलेट कर रहे हैं, तो इसने पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट y ट्रांसफर की है, y की है, और पार्टिकल P कितना दूर ओरिजिन से, ओरिजिन से 0 दूर है, 0 से लेकर यहां तक x की दूर, और यहां से यहां तक इसको टाइम t लगता है, ठीक है, टाइम t यहां से O से लेकर P तक, ठीक है। सो O से लेकर P तक का जो टाइम है, वो टाइम कितना है बेटा, टाइम है t। तो आपकी हैंड राइटिंग कितनी खराब है। अच्छा, ये पार्टिकल जो है बेटा, ये पार्टिकल जो है, जरा इस पार्टिकल P जो है, इसकी इक्वेशन आप बोलो। पार्टिकल P क्या कर रहा है, ऑसिलेट। पार्टिकल P जो है ये क्या कर रहा है बेटा, ऑसिलेट। जरा ऑसिलेशन की इक्वेशन, सर हमें पता है ऑसिलेशन की इक्वेशन, इसकी डिस्प्लेसमेंट y है, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t। ये है बेटा पार्टिकल P की इक्वेशन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। ये है बेटा इक्वेशन। ये वेव की इक्वेशन अभी नहीं आई, ये पार्टिकल की इक्वेशन है। आप मानो बेटा, आप नजर रखो बेटा, मैं आपको बोलूंगा बेटा, ये पार्टिकल जो ओरिजिन पे है, ओरिजिन वाला P की इक्वेशन तो आपने लिखी, पार्टिकल O जो है, जो कि ओरिजिन पे है, इसकी भी इक्वेशन लिखो। अब सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ये भी तो ऑसिलेट कर रहा है, इसकी इक्वेशन भी यही आना चाहिए, लेकिन टाइम में फर्क होगा बेटा। अगर यहां पे टाइम t, यहां पे टाइम t नहीं होगा। सर आप क्या बोल रहे हो? फॉर एग्जाम्पल बेटा इस तरह से समझो, समझो अच्छे से समझो। लेजर लाइट, लेजर देखो बेटा, वेव जब आई, वेव पहले किस पार्टिकल के पास आई, इस O पार्टिकल के पास वेव पहले पहुंची, ठीक, O के पास वेव पहले पहुंची। यहां से यहां तक इसको टाइम t लगा, यहां से यहां तक इसको टाइम t लगा। अगर मुझे अब इसकी इक्वेशन लिखनी है, यहां पे तो टाइम t नहीं है,
यहां से यहां तक इसने टाइम लगाया, वो टाइम इसको कम करना है ना। फॉर एग्जाम्पल बेटा इस तरह से यहां तक पहुंचने में इसको 5 सेकेंड्स लग गए, 5 सेकेंड लग गए। अच्छा, यहां पे टाइम जो था मेजर करने के टाइम, लेट अस सपोज बेटा यहां पे टाइम था 15 सेकेंड, इसको भी 15 सेकेंड टाइम तब था स्टार्ट होने के टाइम। अब इसको यहां से यहां तक टाइम 5 सेकेंड लग गए, अब इसका टाइम 20 सेकेंड्स बन गया और इसका 15 सेकेंड। ठीक है, यहां से यहां तक जो टाइम है इसको वो ऐड होगा, इसको वो सब्ट्रैक्ट होगा। कॉमन सेंस, यहां से यहां तक जो टाइम है इसको ज्यादा है वो टाइम, इसको वो टाइम कम करना है। जो पार्टिकल बेटा ओरिजिन पे है, ओरिजिन वाला पार्टिकल जो है बेटा, ओरिजिन वाला पार्टिकल जो है, जो पार्टिकल ओरिजिन पे है उसकी क्या उसका टाइम टी है? नहीं नहीं नहीं, उसका टाइम टी नहीं है, उसका टाइम टी से कम लेना है मुझे। अच्छा चलो हम बोलेंगे बेटा ओ से लेकर, फ्रॉम ओ टू पी, ओ टू पी, ओ से लेकर पी तक, ओ से लेकर पी तक, लेट अस सपोज बेटा टाइम जो है टी डैश है। क्या है टाइम? टी डैश है, बिल्कुल। अच्छा, ओ से लेकर पी तक की स्पीड जो है वो v है, डिस्प्लेसमेंट x है। वेव की स्पीड यूनिफॉर्म होती है। अच्छा, यूनिफॉर्म स्पीड की फॉर्मूला वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट v डैश, v इक्वल टू सॉरी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम t डैश। वेव की स्पीड जो है v है, डिस्प्लेसमेंट x है, o से लेकर p तक का जो टाइम है वो मैंने t डैश माना। जरा बेटा ये t डैश किसके बराबर आएगा? t डैश आपको आएगा x डिवाइडेड बाई v। सो यहां से यहां तक कितना टाइम इसको लगता है? x बाई वी। वो x बाई वी, अगर मुझे इसको इक्वेशन लिखनी है, वो x बाई वी मुझे ज्यादा करना है या कम करना है? कम करना है। हाँ सर, ओ से p तक कितना टाइम लगा? x डिवाइडेड बाई v इतना टाइम लगता है। अब मुझे बोलिए बेटा, और ओरिजिन वाले पार्टिकल के पास इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा, लेकिन बेटा t नहीं आएगा, t को कम करना है। जरा क्या कम करना है बेटा? t माइनस एक्स डिवाइडेड बाई v। ये बेटा है। अब इसको एक्सपेंड करो बेटा, जरा y क्या आएगा बेटा? y आपको आएगा a साइन ऑफ, ठीक है, ब्रैकेट में आएगा ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स डिवाइडेड बाई v। ठीक है बेटा, ये है इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। ये जो ओमेगा बाई v जो है बेटा, ओमेगा बाई v इसको हम k बोलते हैं, प्रोपगेशन कांस्टेंट। सो ओमेगा बाई v को k सब्स्टिट्यूट करेंगे, y क्या आएगा बेटा? a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये रही बेटा इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। सो अगर वेव जा रही है बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन में, वेव अगर जा रही है, आप देखो बेटा वेव ट्रेवल कर रही थी पॉजिटिव एक्स में, अगर वेव पॉजिटिव एक्स में जा रही है तो यहां पे क्या आएगा? माइनस के एक्स। सो माइनस के एक्स इंडिकेट करता है वेव ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स। बेटा कंफ्यूजन नहीं होना, हम यूजुअली पॉजिटिव एक्स को प्लस एक्स लिखते हैं, नेगेटिव एक्स को माइनस एक्स, लेकिन वो वहां पे चलता है ज्योमेट्री में, लेकिन यहां पे कुछ और है। अगर वेव ट्रेवल करेगी पॉजिटिव एक्स तो माइनस के एक्स लिखना है, और अगर वेव ट्रेवल करेगी नेगेटिव एक्स में, जरा उसको क्या लिखोगे बेटा? y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है बेटा, ये है वेव ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स। अगर वेव नेगेटिव एक्स में जा रही है तो ये इक्वेशन लिखेंगे बेटा। बेटा अच्छे से समझ आया? तो ये थी प्रोग्रेसिव वेव, उसकी इक्वेशन। एक और मेथड है, चलो ये मेथड ठीक है आपके लिए, ठीक है। पहले आप इक्वेशन लिखना पार्टिकल P की, फिर इक्वेशन लिखना पार्टिकल जो है ओरिजिन पे है, उसको बोलना इसको टाइम लगेगा x पे v, वो टाइम इसमें कम करना है, माइनस लगाना है, तो आप आंसर आएगा आपका। ठीक है बेटा,
तो ये थी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव और उसकी इक्वेशन। एक और क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितना क्वेश्चन आएगा? चौथा क्वेश्चन आएगा बेटा। हाँ, चौथा क्वेश्चन आएगा बेटा। चलो बेटा, फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, वेलोसिटी ऑफ वेव मोशन, जो कि टेक्स्ट बुक पे भी है। वेलोसिटी ऑफ वेव मोशन, वेव मोशन की जो वेलोसिटी है बेटा, उसकी इक्वेशन आपको डिराइव करनी है, इसकी फॉर्मूला आपको निकालनी है। ये बोर्ड एग्जाम में आता है। यूजुअली ये क्वेश्चन यूनिट्स डायमेंशंस में आता है, लेकिन चैप्टर ये है तो यही हम डिस्कस करेंगे। चलो बेटा, लॉन्गिट्यूडनल वेव की निकालेंगे, वेव मोशन में। चलो लॉन्गिट्यूडनल वेव, हाँ लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसकी वेलोसिटी मुझे निकालनी है। तो क्या होता है बेटा, ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है बेटा, इसकी जो वेलोसिटी v है वो डिपेंड करती है, वो क्या डिपेंड करती है? दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक फैक्टर है E। व्हाट इज E बेटा? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हम यूजुअली बल्क मॉडुलस लिखते हैं, चलो मैंने जनरल में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिया। और रो, व्हाट इज रो बेटा? डेंसिटी ऑफ मीडियम। ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, उसकी वेलोसिटी। मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है। v दो फैक्टर्स पे डिपेंड, एक E पे, दूसरा रो पे। तो बेटा यूनिट्स एंड डायमेंशंस अगर आप देखोगे, यूनिट्स एंड डायमेंशन में आप डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला करते हो, ये बराबर वैसे ही करना है। सो सेटअप नंबर 1 में हम बोलेंगे सर वेलोसिटी की इक्वेशन निकालनी है। ये वेलोसिटी जो है दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, प्रोपोर्शनल टू, डिपेंड करती है किस किस पे? ई। ई क्या है सर? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रेज़्ड पावर ए लिखेंगे। डेंसिटी है रो, रेज़्ड पावर बी लिखेंगे। ऐसा ही तो करते हो। अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे कांस्टेंट आएगा, वी आप बोल सकते हो के ई पावर ए रो पावर बी। ये रही बेटा वेलोसिटी की एक इक्वेशन। अब मुझे ए और बी का वैल्यू डालना है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 रखेंगे नाम। अब हमें ए और बी का वैल्यू डालना है। कैसे डालोगे बेटा? हम यूनिट्स के हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड जो है डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। ये दूसरा होता है इसका सेटअप, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था बेटा? वेलोसिटी था v। v की डायमेंशनल फॉर्मूला, वेलोसिटी है m0 l1 t-1 मीटर पर सेकेंड, है ना? अच्छा, अब डायमेंशनल फॉर्मूला जो है बेटा ऑफ राइट हैंड साइड देखेंगे, राइट हैंड साइड। व्हाट इज E? E है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसकी क्या डायमेंशनल फॉर्मूला? इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला वही जो प्रेशर की डायमेंशनल फॉर्मूला, वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। अच्छा, प्रेशर की फॉर्मूला पता है आपको? सर नहीं पता है, कोई बात नहीं है। प्रेशर है बेटा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स है बेटा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एरिया है नीचे मीटर स्क्वायर। 1 मीटर एक के साथ गया, प्रेशर आएगा आपको बेटा केजी डिवाइडेड बाय मीटर सेकेंड स्क्वायर। प्रेशर आपको आएगा m1 l-1 t-2। ये है बेटा प्रेशर की डायमेंशनल फॉर्मूला, यही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। आप लिखोगे बेटा m1 l-1 t-2। ये है बेटा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और रो था बेटा, रो है डेंसिटी। डेंसिटी आपको पता है बेटा मास पर यूनिट वॉल्यूम, केजी बाई मीटर क्यूब। आपको आएगा m1 l-3 t0।
ये बेटा मैंने तीनों की डायमेंशनल फॉर्मूला लिखी। हाँ सर, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको करना है बेटा एक काम, आपको करना है ये जो आपने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाली ये वहां पे सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करो। ये है बेटा इक्वेशन नंबर 1। लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी, वेलोसिटी के बदले क्या लिखोगे बेटा? m0 l1 t -1। ठीक है, चलो बेटा ये थोड़ा -1 अच्छा से दिखाइए, -1। अच्छा, राइट हैंड साइड में क्या था? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी m1 l -1 t -2 रेज पावर e, और डेंसिटी आएगा m1 l -3 t0 रेज पावर b। हाँ सर बिल्कुल यही है। चलो बेटा राइट हैंड साइड सॉल्व करो। m पावर a को इसके साथ मल्टीपल, l पावर -a t पावर -2a। चलो बेटा यहां पे m पावर b l पावर -3b t पावर 0। ठीक है, ये दो ब्रैकेट्स। अब बेटा बेसिस सेम पावर्स एड, आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड से आपको आएगा m0 l1 t -1, राइट हैंड साइड से आएगा बेटा m पावर a प्लस b। हाँ सर, l पावर -a -3b t पावर -2a। ये बेटा आया सॉल्व करके। अब क्या करना है बेटा? पावर्स इक्वेट करना है, बाकी कुछ नहीं। MLT यहां से भी आया। सो लास्ट तीसरा स्टेप है बेटा इक्वेटिंग पावर्स, इक्वेटिंग पावर्स। ठीक है, इक्वेट। अच्छा, m का पावर क्या है? a प्लस बी, m का पावर 0। आप बोलोगे सर a प्लस बी इक्वल टू 0। अच्छा, t का पावर -2a, t का पावर -1, आप बोलोगे -2a इक्वल टू -1। माइनस माइनस गया, a आपको आएगा 1/2 के बराबर। ठीक, ये a यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, b आपको आया -1/2 के बराबर। सो हमें a का वैल्यू आया, b का वैल्यू आया, इसका मतलब है फॉर्मूला हमें निकली। बोलो बेटा इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? इक्वेशन नंबर 1 थी v इज इक्वल टू k e पावर a रो पावर b। v आपको आएगा k e पावर a 1/2 रो पावर -1/2। फिर से v आपको आएगा k e पावर 1/2 रो पावर 1/2, नीचे मैंने लाया प्लस आएगा, v आपको आएगा k अंडर रूट ऑफ e डिवाइडेड बाई रो। ये k क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का वैल्यू बेटा 1 है, v आपको आएगा अंडर रूट ऑफ e डिवाइडेड बाई रो। ये आपकी फाइनल फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव की निकली। ये बोर्ड एग्जाम में बेटा क्वेश्चन जो है हर बार पूछा जाता है। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल। चलो बेटा ये थी यहां पे वेलोसिटी ऑफ वेव्स के बारे में। चलो बेटा अब सिंपल बेटा सिंपल शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा व्हेन आर, चलो कौन सा क्वेश्चन आएगा बेटा? 5वां आएगा या 6ठा आएगा? होए हाँ 5वां क्वेश्चन। चलो बेटा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, व्हेन आर स्टेशनरी वेव्स फॉर्मड, व्हेन आर स्टेशनरी वेव्स फॉर्मड, when are stationary waves formed। स्टेशनरी, हालांकि ये क्वेश्चन यूजुअली बोर्ड एग्जाम में यूजुअली नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर आएगा इसका लॉन्ग टाइप नहीं शॉर्ट टाइप आएगा। इसके वो हार्मोनिक्स नहीं आते हैं बेटा बोर्ड एग्जाम में, इसके सिर्फ जो है वो स्टेशनरी वेव का कॉन्सेप्ट आएगा। स्टेशनरी वेव कब बनती है? स्टेशनरी वेव कब बनती है बेटा? यहां से आप मानो ये वेव नंबर 1 है बेटा, ये बेटा दूसरी वेव है वेव नंबर 2,
ये दो वेव्स क्या है, इसका एम्पलीट्यूड ए, इसका भी एम्पलीट्यूड ए, इसकी वेव लेंथ लैम्डा, इसकी भी वेव लेंथ लैम्डा, इसका फ्रीक्वेंसी म्यू, इसका भी फ्रीक्वेंसी म्यू, इसकी स्पीड वी, इसकी भी स्पीड वी, सब कुछ सेम है। इन वेव्स का सब कुछ सेम है, लेकिन ये ट्रेवल करती है अपोजिट डायरेक्शन में। क्या ट्रेवल करती है? अपोजिट डायरेक्शन में। जब ये दो वेव्स आपस में सुपर इंपोज होगी, जब ये दो वेव्स आपस में सुपर इंपोज होगी, वहां से बन जाएगी स्टेशनरी वेव्स। वहां से जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसी का नाम है स्टेशनरी वेव। सो स्टेशनरी वेव्स कब फॉर्म होगी? व्हेन टू वेव्स, व्हेन टू प्रोग्रेसिव वेव्स में लिखूंगा वो ज्यादा, व्हेन टू प्रोग्रेसिव वेव्स, व्हेन टू प्रोग्रेसिव वेव्स ऑफ same amplitude, same frequency, same wavelength, even same velocity भी है, traveling in opposite direction, traveling in opposite direction, superimpose, सुपर इम्पोज। ये वेव्स आपस में क्या हुई? सुपर इम्पोज। वी गेट स्टेशनरी वेव, या स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्मड। स्टेशनरी वेव क्यों बोलते हैं बेटा इसको? ये वेव जो है, ये स्टेशनरी वेव जो है, इसमें जो है बेटा पार्टिकल वे एनर्जी जो है प्रोग्रेस नहीं होती है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी प्रोग्रेस नहीं होती है। अपनी जगह पे पार्टिकल्स को क्या होता है बेटा? ऑसिलेशन होता है। अपनी जगह पे पार्टिकल्स को क्या होता है बेटा? ऑसिलेशन होता है। अपनी जगह पे पार्टिकल्स को ऑसिलेशन होता है। इसी वेव का नाम क्या है? स्टेशनरी वेव्स। इसमें कुछ पार्टिकल बेटा ये है, जो पार्टिकल इसमें वैसा नहीं होगा जिस तरह से प्रोग्रेसिव वेव में पार्टिकल नंबर 1 पूरा उठता था, पार्टिकल नंबर 2 भी पूरा उठता था। इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें कोई एक पार्टिकल है जो उठता ही नहीं है, दूसरा पार्टिकल थोड़ा ज्यादा, बस इसकी जो रेंज है पार्टिकल नंबर 1 की, बस यही पे फिक्स है, ये नहीं उठेगा, ये नहीं उठेगा। प्रोग्रेसिव वेव में पूरा उठता था। दूसरा पार्टिकल यहां तक जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा, इसकी फाइनल रेंज यहां तक है। प्रोग्रेसिव वेव में बराबर हर किसी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ये होता था, याद है बेटा? जो ये पॉइंट जो है, जिस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट जीरो, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट जीरो, इस पॉइंट का नाम क्या है? नोड। इस पॉइंट का नाम है नोड। इस पॉइंट पे क्या है? इस पॉइंट पे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट जो है, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट जो है, ये मैक्सिमम है। क्या है? मैक्सिमम। इसको हम बोलते हैं एंटीनोड। सो स्टेशनरी वेव्स में क्या होता है बेटा? इन स्टेशनरी वेव नोड्स एंड एंटीनोड्स आर फॉर्मड। नोड्स and antinodes are formed। अच्छा, नोड कौन सा पॉइंट है? जिस पॉइंट पे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट जीरो। एंटीनोड कौन सा पॉइंट है? जिस पॉइंट पे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट y जो है वो मैक्सिमम है। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, दो नोड्स की डिस्टेंस वो होती है λ/2। मुझे इसका एनालिसिस जो है बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, इसलिए मैं वो स्किप कर रहा हूं। डिस्टेंस बिटवीन टू एंटीनोड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू एंटीनोड्स वो भी होती है λ/2। और डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटीनोड, नोड एंड एंटीनोड की डिस्टेंस वो होती है λ/4। ये बेटा आप नोट डाउन कर सकते हो, ये बेटा आप नोट डाउन कर सकते हो। करो बेटा नोट डाउन। मैं यहां से चेक मारूंगा कि ये रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। अब बेटा लास्ट मैंने बोला इसका जो एनालिसिस है, इसके एनालिसिस में आता है स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रिंग्स, स्टेशनरी वेव्स इन ओपन आर्गन पाइप एंड क्लोज्ड आर्गन पाइप। वो यूजुअली बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है?
चलो बेटा, लास्ट वाला क्वेश्चन है बेटा, सिक्स्थ क्वेश्चन आएगा, डिफाइन बीट्स। डिफाइन बीट्स, बीट्स डिस्कस करना है बेटा। अब दो वेव्स है, इनके बीच में स्लाइट डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज है। फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस है बेटे। ये वेव नंबर 1 है बेटा, ये वेव नंबर 1 है। लेट अस सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज। ये बेटा आप मानो ये वेव नंबर 2 है। जल्दी जल्दी ऑसिलेट हो रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 105 हर्ट्ज। ठीक है बेटा, इन दो के दरमियान फ्रीक्वेंसी की डिफरेंस जो है बहुत कम है। फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है। इसको 105, इसको 100, दोनों को माइनस करेंगे, 5 हर्ट्ज की डिफरेंस है इनमें। तो जब ये आपस में सुपर इंपोज होंगे बेटा, जब ये आपस में सुपर इंपोज होंगे, एक ही डायरेक्शन में चल रही है, जब ये आपस में सुपर इंपोज होंगे तो रिजल्टेंट वेव कुछ ऐसी होगी। ओ, रुक गया। उसके बाद फिर से होगा। सरिया आप क्या आवाजें निकाल रहे हो? मैं बीट्स की आवाज निकाल रहा हूं बेटा। तो बेटा क्या होता है, जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है वो राइज हुआ, फॉल हुआ, फिर से राइज हुआ, फिर से फॉल। इसी फिनोमेना का नाम क्या है बेटा? बीट्स। फॉल राइज, फॉल राइज, फॉल राइज, ये रिजल्टेंट वेव है बेटा। इसी फिनोमेना का नाम क्या है? बीट्स। हाँ, सो हम बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलते हैं वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ साउंड। हाँ, कब होता है बेटा? जब दो वेव्स आपस में सुपर इंपोज हुई। उन दो वेव्स के बीच में क्या होना चाहिए? स्लाइट डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज। आप दूसरा डेफिनेशन भी लिख सकते हो, द राइज एंड फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। द राइज एंड फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। The rise and fall, the rise and fall in the intensity of sound, in the intensity of sound. किस वजह से? due to superposition, due to superposition of two waves having slightly या having slight difference in frequencies. फ्रीक्वेंसीज में थोड़ी डिफरेंस होनी चाहिए, 5, 2, 3, 4 अप टू 10 हर्ट्ज तक। हाँ, वो ये राइज है, उस वजह से जो रिजल्टेंट वेव बनी, इसकी इंटेंसिटी राइज और फॉल होती है। इसी फिनोमेना का नाम क्या है बेटा? बीट्स। तो बेटा ये वो वाले क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए जो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर वेव्स कंप्लीट हुआ। मैं आपका वसीम सर, अल्लाह हाफिज और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।